दोस्तों मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी को आधी रात में कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद से लाखों हिंदुओं के मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि वे महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएं या ना जाएं। एक तरफ तो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही भीड़ की तस्वीरें हैं जो श्रद्धालुओं को रोकते हैं कि स्नान करने ना जाए, और दूसरी तरफ 144 साल बाद लगने वाला महाकुंभ है जिसमें श्रद्धालु सोचते हैं इतने साल बाद लगने वाले महाकुंभ में हम आखिर स्नान करे बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में पूर्ण महाकुंभ द्वारा नहीं आने वाला। तो ऐसे में आखिर हम इस मौके को कैसे गवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मन में एक ख्याल ये भी आता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ वो मेरे या अगर मेरे किसी परिवार के साथ हो जाए तो कैसा महसूस होगा, और ये उधेड़बन मेरे ही नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के मन में हो रही है। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पूरे पहलू की एक एक मुद्दे पर बात करें। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से हम शुरू करते हैं। इस हादसे के बाद हमें दो तरह के बयान सुनाई दिए। एक तरफ तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि इतने बड़े आयोजन में ये छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, और ऐसा बोलने वालों में एक सरकार के मंत्री भी थे, और साथ में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हादसे की ताक में ही बैठे हुए थे। मतलब जब पूरी दुनिया इस महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रही थी और हैरान हो रही थी कि एक शहर में करोड़ों लोग आखिर आ कैसे सकते हैं, और हर कोई जब व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहा था तो उस समय ये लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उस समय इनकी बिल्कुल आवाज भी नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या की ये घटना हुई उसके बाद गिद्ध टाइप के लोग सामने निकल के आ गए, जैसे ईश्वर ने आखिर इन्हीं के मन की मुराद पूरी कर दी हो। आज की वीडियो में हम इन दोनों ही लोगों पर एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि ये बात किसी को नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में ये छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाती है, और मैं ऐसी बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, और मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों की सोच से जो ऐसी सोच रखते हैं। और मेरा मानना है कि लाखों लोगों की भीड़ में अगर किसी एक आदमी की जान जाने की पॉसिबिलिटी होती है तो उसको बचाने को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसकी जान हमारे लिए उन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से बढ़कर होनी चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को खो देती है और एक पिता अपने बेटे को खो देते, उस बच्चे और उसकी माँ को जो दुख होगा वो लाखों करोड़ों लोगों को मिलने वाले पुण्य से भी कहीं बढ़कर होगा। दोस्तों बहुत आसान होता है जब कोई दूसरा अपने परिवार का किसी सदस्य को खो दे और हम घर पे बैठे बैठे ये बोल दें कि तो क्या हुआ, कुछ लोगों की जाने तो जाएंगी, भगदड़ तो मचेगी, इतनी ज्यादा भीड़ होती है तो भगदड़ तो मचना लाजमी है। और अगर ऐसा है तो ये बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते, वीवीआईपी व्यवस्था क्यों होती है उसी तरह से लाइनों में लगे जैसे आम आदमी लगता है। वीवीआईपी व्यवस्था की क्या जरूरत है, आम आदमी की तरह जाएं, आम आदमी की तरह 10-10 15-15 किलोमीटर चल के जाएं और वहां पर धक्के खाते हुए पहुंचे। वीवीआईपी व्यवस्था का सहारा क्यों लेते हैं ये लोग। तो उस समय हम भी ये समझ जाएंगे कि हाँ इनको भी अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन खुद के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने के बाद और आम जनता के लिए ये कह देना ऐसा तो हो ही जाता है, ये किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, ये कहीं से अकलमंदी नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ऐसे हादसे रोके कैसे जाएं। तो दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि छोटे से शहर में जब दसियों करोड़ लोग आ जाएंगे, जब छोटे से क्षेत्र पर कुछ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ शहर है, उस शहर में दसियों करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही समय पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो भगदड़ मचना तो लाजमी है, भगदड़ तो मचेगी ही और हादसा होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो दोस्तों फिर सवाल ये है कि आखिर किया क्या जाए। तो अपने देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू है और उन सभी को आके महाकुंभ में स्नान भी करना है। तो दोस्तों इस पे हमारी सोच अलग है और हमें लगता है कि इस पे किसी न किसी को तो बात करनी ही चाहिए। तो दोस्तों हमारा मानना है कि जैसे हर धार्मिक यात्रा में एक कैंपिंग की व्यवस्था होती है जो जिसमें संख्या निर्धारित की जाती है और उतनी ही संख्या को भेजा जाता है कि जितनी वहां पर एक बार में आसानी से दर्शन कर सके, उसी हिसाब से व्यवस्था यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। शहर में आने वाले और शहर से जाने वाले लोगों की संख्या निश्चित होनी चाहिए कि इतने लोग एक बार में शहर में रुक सकते हैं, उससे ज्यादा भीड़ अंदर शहर में प्रवेश नहीं कर सकती, और बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया जाए शहर के। इस प्रकार की व्यवस्था कैंपिंग व्यवस्था में जैसे रहती है उस तरह से करनी चाहिए थी। और इस प्रकार की व्यवस्था कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हम वैष्णो देवी में देखते हैं कि वैष्णो देवी में जब ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाती है तो नीचे ही लोगों को रोक दिया जाता है, और अमरनाथ यात्रा से लेकर 4 धाम यात्रा तक एक लिमिट की भीड़ को ही जाने दिया जाता है, बाकी भीड़ को पहले ही दूसरे स्थान पर ही रोक दिया जाता है। तो आखिर महाकुंभ में भी ऐसी व्यवस्था ही होनी चाहिए थी। हालांकि मौनी अमावस्या के हादसे के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है और वहां पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके अलावा वीवीआईपी पासों को भी रद्द कर दिया गया और आने जाने वाले रास्तों को वन वे कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें पहले ही होनी चाहिए थी।
और उससे ही बड़ी बात, एक बार में एक लिमिट से ज्यादा लोगों को शहर के अंदर नहीं आने दिया जाए। हालांकि हम जानते हैं कि ये धार्मिक मामला है और इसमें लोगों को रोकने की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आस्था, भावनाएं, पवित्र आयोजन सब अपनी जगह है और सबका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर भीड़ की वजह से एक भी जान जाती है तो सारी कोशिश उस एक जान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के कमाया हुआ पुण्य भी एक माँ को उसका बिछड़ा हुआ बच्चा वापस नहीं दिला सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लोगों की जो ऐसे हादसों के बाद मजे लेने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग मौनी अमावस्या के हुए हादसे के बाद बहुत खुश है और उन्हें लग रहा है कि अब सत्तारूढ़ पार्टी को नीचा दिखाने का मौका मिल गया। ऐसे लोगों के लिए हम बस यही कहेंगे दोस्तों, जब कोई महान आदमी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच जाता है ना, तो लोग ये नहीं देखते कि रास्ते में कितनी बार उसका पैर फिसला या कितनी बार वो गिरा। और दोस्तों, अगर वो नहीं भी चढ़ पाता है तो उसके लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके साथ सहानुभूति पेश करनी चाहिए, बल्कि उससे ये कहना चाहिए कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया, कम से कम प्रयास तो किया। क्योंकि दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और बिल्कुल यही बात महाकुंभ के महा आयोजन को लेकर लागू होती है। मतलब भारत के एक शहर में अगर कोई ऐसा आयोजन हो रहा है जो भारत के इतिहास में कभी कहीं पर भी नहीं हुआ, तो पहले तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसा आयोजन कर रहे हैं जो भारत तो छोड़िए पूरे विश्व में कभी ऐसे नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सरकार ने अपना सब कुछ झोंक भी दिया है। सिर्फ मेरा क्षेत्र में जहां पर ये आयोजन हो रहा है, वहां पर पीएसी, पुलिस और जल सेना को मिलाकर करीब 50,000 सैनिक वहां पर आपकी सुरक्षा में मौजूद है। 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। 5,000 लोगों से ज्यादा सफाई कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं। 13 टेम्परेरी हॉस्पिटल बने हुए हैं। 9,000 एलईडी सोलर लाइटें लगी हुई हैं। कई सारे पुल बनाए गए हैं और कई सारे टावर खड़े किए गए। मतलब जो कुछ किया जा सकता था वो सभी किया है। और अगर बात करें बजट की, तो बजट भी पिछले कुंभ के मुकाबले 5-6 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई भी तारीफ नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये हादसा हुआ, वैसे ही लोगों को लगा कि अरे ये तो पॉलिटिक्स करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। और कुछ लोगों को लगा कि चलो इसी हादसे की बदौलत अपनी राजनीति चमका ली जाए। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी वेट नहीं किया कि चलो इस हादसे को लेकर जांच तो पूरी हो जाए, उसके बाद ही कोई बात कर लेंगे। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके अलावा कोई साजिश की भी बू आ रही है। क्योंकि हादसे में मौजूद लोगों ने ये भी बताया है कि 2 लोग भगवा झंडा लेके भीड़ में अचानक घुसे थे। इसके अलावा उस क्षेत्र में लगे हुए एआई कैमरों में 120 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जिन पर पुलिस को शक है। इनमें 100 से ज्यादा लोगों के फोन 24 घंटे सर्विलांस पे लगे हुए हैं। उस वक्त उस एरिया में करीब 16,000 फोन एक्टिव थे। उन सभी फोनों की चेकिंग हो रही है और उनमें से कुछ फोन बंद भी आ रहे हैं। इसके अलावा गुरपतवंत पन्नू ने मेले से पहले धमकी दी थी कि जिन खालिस्तानी आतंकवादियों को पीलीभीत में एनकाउंटर में मार गिराया था, उनका बदला वह महाकुंभ के आयोजन के दौरान लेगा। तो दोस्तों, ये सब बातें आपको इसलिए बताई जा रही है कि जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि ऐसे माहौल में ये आयोजन कराना कितना बड़ा टास्क होता है। और उसके बाद अगर आपको ये पता चले कि कुछ लोग वहां पर पहले से ही माहौल खराब करने वाले थे और यहाँ तक कि ये जगह टेररिस्ट के निशाने पर भी है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इन चीजों के ऊपर विपक्ष को पॉलिटिक्स करने से पहले इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे में आप हादसे में हमदर्दी दिखाने से ज्यादा उस पर पॉलिटिक्स करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको हादसे का अफसोस कम और इस बात की खुशी ज्यादा है कि आपको एक मौका मिल गया और आपको एक मुद्दा मिल गया। तो दोस्तों, ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको ये लग रहा था कि हादसे में ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और कुछ लोग जो इन पे राजनीति कर रहे थे। तो अब सवाल आ जाता है कि दोस्तों, हमको और आपको क्या करना है? क्या हम ये भीड़ और हादसे की वजह से वहां पर ना जाएं या फिर 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ के आयोजन में हिस्सा बने? तो दोस्तों, हम तो ये कहेंगे कि आपके अंदर मेले में जाने की भावना कितनी प्रबल हो रही है, उसी हिसाब से आप इसका निर्णय कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझको तो भीड़ से कोई डर नहीं लगता, मुझे तो मेले में जाना ही जाना है, तो आप बेधड़क होकर जाइए। क्योंकि दोस्तों, हर पवित्र यात्रा में चुनौतियां तो होती ही हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो वहां पर मौसम भी चुनौती होता है और आपको यात्रा भी बहुत लंबी करनी होती है। ऐसे ही केदारनाथ की यात्रा हो या अमरनाथ की यात्रा खतरनाक भी है और चलने भी लंबा पड़ता है, क्योंकि वहां पर मौसम भी बदलता रहता है और चढ़ाई भी काफी लंबी पड़ती है। और इसी तरह प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद भीड़ एक चैलेंज भी है और यहाँ पर भी आप संगम के घाट तक पहुंचने के लिए आपको कुछ किलोमीटर चलना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आप अगर इन सारे चैलेंजों के लिए तैयार हैं तो आप जरूर आइए। तो दोस्तों, प्रयागराज में मच्छी भगदड़ के पीछे क्या राज है और हमको इस यात्रा पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से।
तब तक के लिए नमस्कार।